So we have done that all introduction part, and now you know everything how our syllabus will go on. So and we started something last year, last in the last class, that what is calculus. So calculus is a very big thing. Calculus means calculation. So there are so many methods of calculation. So we will be learning few of them. तुमको आता है already, जैसे addition, subtraction, multiplication, division, all this because you have done that since a long time. It's been 8-10 years you are studying that. So now we will do some more methods of that. So first I will again start from the zero. First thing is that our Cartesian system, everyone know this. We have Cartesian system. इसको हम ऐसे represent करते हैं, y dash x dash. This is our origin. What is the use of, you can say, Cartesian system? Who will tell me? What is the use? Anyone? Sir, it is used to plot graph. Yes. This Cartesian system is just a symbolic thing. We can represent all our data. Okay. So ये जो चीज है तो हम कहते हैं कि to represent data. कोई भी डेटा हो सकता है ना, जैसे आजकल तुम देखते हो कि द नंबर ऑफ कोविड पेशेंट इन द इंडिया आर इंक्रीजिंग. सो वहां भी एक हमारे पास वो बनता है, ग्राफ बनता है ऐसा कि यहाँ पे होता है नंबर ऑफ कोविड पॉजिटिव और यहाँ पे लिखा होता है डेट, राइट. तो सपोज पहले मेरे पास में डेट आया फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, और फिर हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. याद है तुमको कि फर्स्ट डे पे इतने आए, सेकंड डे पे इतने आए, थर्ड डे पे इतने आए. सपोज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख. तो ये क्या है? दिस इज ग्राफ. वी आर रिप्रेजेंटिंग सम डेटा. तो रादर देन sending all the information in writing that okay 1st January को 2 lakhs COVID patient आए, rather than we will put all the information in a graph so that it is very इसको अंडरस्टैंड करना आसान है ना. मैं कह दूंगा कि हाँ ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है, मतलब कि इस दिन जो नंबर था वो ज्यादा था. सो ऑल दिस थिंग्स, जो बेसिक पर्पस ऑफ द ग्राफ इज टू रिप्रेजेंट द डेटा. अब जो वो डेटा है वो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी योर पोजिशन, यो हाइट बोल दो कि भाई हाइट कितनी है. टेम्परेचर बोल दो कि आज का टेम्परेचर कितना था, कल का कितना था, परसों का कितना था. You can represent all data, or all kind of data, all kind of. तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं करता हूं तो सपोज एक कोई भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट है जिसके ये मैंने बोल दिए एक्स वाई. तो इफ आई वांट टू रीच दैट पॉइंट, सो हाउ विल आई गो? आई विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन इज माई base point. Base point means reference point. I will go x distance on x-axis, okay, and then I will move y distance on y-axis. So I will reach here. So this is called position. Position का मतलब क्या होता है? How do you tell your address? कैसे बताते हो एड्रेस? तो कहते हो ना कि आई लिव इन सपोज खारगर. अगर खारगर के अंदर क्या बताओगे? सेक्टर नंबर. सेक्टर नंबर के अंदर क्या बताओगे? बिल्डिंग नंबर. और बिल्डिंग के अंदर क्या बताओगे? फ्लैट नंबर. सो दीज आर द इंफॉर्मेशन टू रीच द एग्जैक्ट लोकेशन. तो यहां भी वही है. अगर मैं यहां हूं और अगर मुझे यहां पहुंचना है तुम्हारे फ्रेंड के पास में, तो आई विल टेल हिम इन कोड्स कि एक्स वाई. तो व्हाट विल दैट गाय डू? ही विल मूव x-axis along x amount of distance and then y along y-axis. So that guy will reach there. So this is the whole idea of graph. Okay, got it? हाँ भाई. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो
दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग, हम इसके अंदर कोई भी डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमारे पास में कुछ चीजें आती हैं, जैसे अगर इफ यू टॉक अबाउट मैथ्स, सो मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। तो नंबर्स में हमारे पास में होते हैं, सबसे पहले आते हैं कॉन्स्टेंट्स। बाकी तुमको नंबर्स तो पता होंगे ना कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, यू नो ऑल दिस थिंग्स, तो वी विल नॉट गो इनटू दैट। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स which have Fixed value. which have a fixed value. फिक्स वैल्यू, कभी चेंज नहीं होगी वो। एग्जाम्पल टू हमेशा टू ही रहेगा ना, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स में जाके टू है, केमिस्ट्री में जाके वो अपने अलग हो जाएगा। 2 3, जैसे हमारे पास ग्रेविटी है जी, होता है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दिस इज कांस्टेंट, राइट। तो इस टाइप से हमारे पास में बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं। फिर हमारे पास में आते हैं वेरिएबल्स। What does that mean? Which changes value, whose value can be changed according to situation, right? Suppose if I say x plus 2 equal to 6, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया? 4। लेकिन अगर इसी की बजाय मैं ये बोलूं x minus 2 equal to 8, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना बन जाएगा? 10। देखो 10. x तो वही है, 10 बट इन द डिफरेंट सिनारियो द वैल्यू ऑफ x इज डिफरेंट, राइट। तो इस टाइप की चीजें होती हैं जो कि आज कुछ है, जैसे कि यार टेम्परेचर की बात करें तो आज का टेम्परेचर अलग है, कल का टेम्परेचर अलग है, परसों का टेम्परेचर एकदम अलग है। वेरी गुड, होने दो, इट्स नो प्रॉब्लम। फिर हमारे पास में एक चीज आती है जैसे कि जिसको हम बोलते हैं फंक्शन। वी विल नॉट गो इनटू अ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। हम ये देखेंगे कि व्हाट डज फंक्शन डू। जैसे इफ आई आस्क यू व्हाट इज मास, हु विल टेल मी मास क्या होता है? लिखते हो ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। So, weight of an object when no gravitational force is acting upon it. ओके, तो सपोज अगर इफ आई विल गो टू अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, तो क्या वहां पे ऑब्जेक्ट का मास नहीं रहेगा? सर रहेगा, बट सेम रहेगा, मास सेम रहेगा। कौन सा सेम? वेट बदलेगा। हाँ, तो मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि व्हाट इज द डेफिनेशन। जैसे कि मैं ये मेरे पास इक्वेशन है, फोर्स इक्वल टू मास, व्हाट इज फोर्स? फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? याद है? इन द क्लास 9th यू मस्ट हैव स्टडीड। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल होता है ना। हाँ सर। कोई भी पुश और पुल इज फोर्स। अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन क्या होता है तो क्या बोलते हो? हाँ, एक्सेलरेशन क्या होता है? Rate in change in speed. Rate of change of velocity. यस, तो मैं कहता हूं कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो इन दोनों की मेरे पास है डेफिनेशन, लेकिन अगर इसी इक्वेशन में इफ आई टॉक अबाउट मास, तो मैं क्या बोलूंगा? मास क्या होता है? So mass may be the amount of material in a body, in a system. ओके, यस, ओके। अब तुमने बोला कि मास इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन द बॉडी। अब मैं बोलूंगा ना व्हाट इज अ मटेरियल? So it may have some, mass doesn't Mass. have. So see, you are using mass in the definition of a material and material in the definition of mass. So no. So the funda is that there are few quantities in the universe like mass. Mass क्या होता है? I don't know what is mass. There is no formal definition of mass, but I know कि mass करता क्या है, ये मुझे पता है। क्या करता है मास? मास स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। मास को अगर मैंने ग्रेविटेशन फील्ड में रख दूंगा तो देयर विल बी सम फोर्स ऑन दैट मास। एक मास दूसरे मास के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स भी लगाता है, राइट। सो दीज आर द बेसिक, जो कहते हैं ना, क्वांटिटीज ऑफ यूनिवर्स, कि जिनका कोई डेफिनेशन नहीं है, वो हमको यूनिवर्स ने प्रोवाइड कर दिया और यूनिवर्स ने उसके प्रॉपर्टीज भी हमको दे दिए।
उन्होंने मास दिया और हम वी नेवर स्टडी मास, वी स्टडी व्हाट डज मास डू। मास क्या करता है? मास से फोर्स भी लगता है, मास से भाई तुम उठाते हो तो एफर्ट भी लगता है, मास के पास में काइनेटिक एनर्जी भी होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो वी डोंट नो व्हाट इज मास, बट व्हाट मास डू उसको हम पूरे आज तक पढ़ते आए हैं। तो सेम सी फंक्शन का भी डेफिनेशन तो है, लेकिन वो जो डेफिनेशन पढ़ने के लिए वी शुड विल हैव टू गो इनटू मैथ्स, ठीक है। तो जो एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे इन मैथमेटिक्स में। अभी मैं बताता हूं कि फंक्शन करता क्या है। फंक्शन क्या है? एक बॉक्स, सो दिस इज फंक्शन। अब चाहे इसको ऑपरेशन बोल दो, चाहे इसको एक्सप्रेशन बोल दो, जो तुमको अच्छा लगे बोल दो, हमें आउटपुट से मतलब है। ये होता है अगर मैं इसको इनपुट दूंगा तो ये मुझे क्या देगा? आउटपुट। बस सिंपल सी बात है। फंक्शन ये है मेरे पास इन सिंपल लैंग्वेज। जैसे सपोज मेरे पास एक है ना एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज x क्यूब प्लस 4, ठीक है। ओके, पहली चीज इसमें इनपुट क्या है और मतलब आउटपुट क्या है? इसको इनपुट में क्या दूंगा? Sir, value of x. Value of x. तो Any real number. ये तो कैसा है? ये कैसा है? कांस्टेंट। और ये जो है मेरे पास में x, ये कैसा है? वेरिएबल। तो जो भी मैं इनपुट दूंगा, इनपुट में कौन सा दूंगा? वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, आई कैन नॉट चेंज दैट। सो सी इफ x इक्वल टू 1 तो मेरे पास में आउटपुट क्या आएगा? 5, ठीक है ना। तो ये मेरे पास 5, तो ये जो चीज है ये मेरे पास में है x, और ये क्या है मेरे पास में? fx। मतलब कि इस फंक्शन, ये जो है ऑपरेटर, इसने इसके ऊपर में ऑपरेशन कर दिया। तो हम इसको जनरल टर्म्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4। तो ये जो है इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेशन। Function. या तो ऑपरेशन बोल दो या फंक्शन बोल दो। ये जो अंदर जो चीज है इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं Variable. आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट मतलब कि ये जो चीज है दिस इज वेरिएबल, इसकी वैल्यू जो भी होगी, इसमें जो भी डालूंगा, ये आगे वाले एक्सप्रेशन में देखेगा कि इस टाइप की चीज कहाँ कहाँ रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है, वो उस जगह पे उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे अगर मैंने लिखा f of 1 तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इनपुट क्या दिया? 1। तो पूरे एक्सप्रेशन में जहां भी x लिखा हुआ था ना, उसको किससे रिप्लेस कर दोगे? 1 से। तो मेरे पास वैल्यू कितनी बन गई? 5। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3 तो जहां भी ये था ना मतलब x था, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 3। क्या बन जाएगा? 31. ठीक है। तो अब जैसे इसके अंदर देखें तो इसके अंदर x एंड fx, x क्या है? वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी ले रहा हूं, और मैं fx क्या है? Function. नहीं, ये भी तो वेरिएबल ही है ना भाई। f ऑफ जो 1 है उसकी वैल्यू कितनी है? 5। f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है? 31. 31। सो बोथ आर वेरिएबल। फंक्शन भी वेरिएबल होता है और फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है, जिसको अपने इनपुट भी बोल सकते हैं, वो भी वेरिएबल है। बट इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंस क्या है? ये जो वेरिएबल है ये कैसा है? इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तुमने x की वैल्यू है कुछ भी ले ली, तुमने 1 लिया तो भी द फंक्शन इज बाउंड टू गिव यू समथिंग, उसको कुछ ना कुछ तो आउटपुट तुमको अपने देना पड़ेगा ना यार। और ये जो चीज है, ये जो है, ये मेरे पास में आ गया डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल है लेकिन इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? कि तुमने उसको इनपुट क्या दिया है। तो जब भी हमारे ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ होता है, जब रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास में आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
और यहाँ मेरे पास में आता है डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ x और यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट क्या करता हूँ fx। जैसे अभी मैंने एक तुमको एग्जांपल दिया था ना कोविड वाला, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं। टेम्परेचर सपोज मैंने ये ले लिया, तो ये सपोज मैंने बोल दिया फर्स्ट में, ये मैंने बोल दिया सेकंड में। अब फर्स्ट में और सेकंड में तो मुझे पता है ना, दो ज्यादा डेट्स, फर्स्ट में को फर्स्ट में था, सेकंड में को सेकंड में था, लेकिन फर्स्ट में को कितने केस आए कोविड के, उस पॉइंट को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया N1। सेकंड में को कितने नंबर आए, उसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया N2। तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और हमारे भाई हमको तो सब कैलकुलेशन कर लिए ना, ये सब कुछ हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, यहाँ नहीं करते हैं। हमें क्या चाहिए होता है, फंक्शन। फंक्शन ये है, क्लियर है? फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। देखो तुमसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये कोई एग्जाम में नहीं पूछता, बट यू नो हमें जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, यू शुड नो ईच एंड एवरी स्मॉल एंड डिटेल्स, वो वहीं से हमारे पास में इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट। तो क्लियर? यस सर। Yes, sir. कूल। तो सपोज अब हम कुछ फंक्शन के एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने तुमको एक फंक्शन दे दिया f of x इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ f of 2 क्या होगा? 1/3। 1/3। तो जहां जहां पे तुमको x दिख रहा है पूरे एक्सप्रेशन में, उसको ना किससे रिप्लेस कर दोगे? 2 से। तो तुमने किया 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो कितना बन गया? 1/3। ओके, यस सर। सही है ना? आ गया। सपोज तुमको एक फंक्शन दे दिया f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक फंक्शन तुमको दे दिया gx। जरूरी नहीं है कि फंक्शन को हम f से ही रिप्रेजेंट करें, तुम्हें किसी भी चीज से कर सकते हो, g से भी कर सकते हो, h से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि फंक्शन की स्पेलिंग अगर मैं f से स्टार्ट होती है तो हमेशा f ही लिखेंगे। तो g of x इज ऑल्सो ए फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। और सपोज वो तुमको दे दिया कि 2x प्लस 6, ओके, सही है भाई? अब कुछ चीजें, अगर मैं तुमसे बोलूं कि f ऑफ 1 क्या होगा, तो क्या बोलोगे भाई? 3. तो तुम बोलोगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 3। अगर मैं बोलता हूं कि g ऑफ माइनस 1 कितना होगा? सर 4। 4। यस। अब अगर मैं पूछूं तुमसे कि व्हाट इज f ऑफ 4, 18। तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 18। अब देखो 4 क्या है, अगर तुमने 4 लिखा, 4 इज जस्ट ए नंबर, राइट? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि f ऑफ, ये तो 4 की जगह पे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ g ऑफ माइनस 1? बताओ सर क्या मैंने कुछ क्या कुछ गलत किया मैंने? नहीं सर। नहीं, बिकॉज मैंने अभी देखो थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है कि g ऑफ माइनस 1 जो होता है वो 4 होता है। तो जहां भी मुझे 4 लिखना है आई कैन पुट g ऑफ माइनस 1, है ना? तो ये जो Yes, चीज sir. है इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। अभी इस पे आते हैं। देखो ये तो तुमको एग्जांपल दे दिया, अब थोड़ा सा डेफिनेशन पे आते हैं। तो हम जब लिखते हैं ना फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो सपोज यू हैव टू फंक्शन, एक फंक्शन है तुम्हारे पास में gx, ठीक है, एक फंक्शन है हमारे पास में अपना fx। ठीक है, अगर तुमको कहीं पे ये लिखा हुआ है f(o(g)x, fog, ओके, दिस इज नॉट fog, दिस इज फंक्शन, वो जो बीच का o है दैट इज ऑफ, फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब कि पहले मुझे जो आगे वाला फंक्शन है उसको निकालना है, उसकी जो वैल्यू आएगी वो मुझे किसको इनपुट में देनी है?
पहले वाले को, तो ये बन जाएगा f, और मुझे इसको इनपुट क्या देना है, gx। अगर ऐसे ही मैं लिख दूं g ऑफ fx of x, तो ये क्या बन जाएगा, g, इसको इनपुट क्या दूंगा, fx। जैसे अपने एग्जांपल देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री आती है सबको, साइन थीटा कॉस थीटा, जी सर। सर Yes, है ना, sir. क्या हुआ ना 10th में। तो सपोज मैंने तुमको एक फंक्शन दे दिया fx इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ओके। अब मैंने तुमको एक दिया f ऑफ मान लो 2, क्या आएगा f ऑफ 2, sin 4 साइन 4। अगर मैंने तुमको दे दिया f ऑफ 1 तो क्या बन जाएगा, sin 1 साइन 1, ओके। अब तुम पहले सोचो कि तुमने इसका कैलकुलेशन कैसे किया होगा। तुमने सबसे पहले इनपुट लिया x, तो सबसे पहले क्या किया, उसका स्क्वायर किया, राइट, देखो ना स्क्वायर किया, और स्क्वायर करके जो वैल्यू आई उसको किस में डाल दिया, साइन में डाल दिया। अब साइन उसको कैलकुलेट करेगा, ऐसा ही होता है ना भाई। जैसे कि तुमको मैंने एक और फंक्शन दे दिया g ऑफ x इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि g ऑफ 2 कितना होगा, तो तुम अपने आप अपने माइंड में सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे तुमने लिया 2, सबसे पहले क्या किया 2 का, X 2x की से जगह replace 2 किया। डाला। X से रिप्लेस किया। तो पहले मैंने उसको स्क्वायर किया, फिर मैंने उसको 2 के साथ में मल्टीप्लाई किया, फिर उन दोनों को ऐड किया, फिर उसके साथ में क्या ऐड किया, 6 ऐड किया, और जो सब कुछ बन गया उसका मैंने क्या कर दिया, रूट रूट कर दिया। तो देखो, तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने किया 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, तो क्या बन जाएगा 4 4 4 14 रूट रूट 14 14। क्या ये, अब मुझे बताओ, क्या ये फंक्शन है या फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन 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 है। अब एक Function. पॉइंट, एवरी नहीं, एवरी फंक्शन इज बेसिकली फंक्शन ऑफ फंक्शन। हाउ, अभी बताता हूँ। अब जो ऊपर तुमने एग्जांपल दिया ना, इसको मैं तुमको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, देखो कैसे। सपोज जो पहले वाला एग्जांपल था ना 1, तो पहले वाले एग्जांपल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास में एक फंक्शन है g ऑफ x, उसका काम करना है स्क्वायर करना, ठीक है। जो मेरा g ऑफ x क्या करेगा, जो भी इनपुट दोगे उसको स्क्वायर कर देगा। एक मेरे पास में है hx, इसका काम क्या है, जो भी इनपुट दिया उसका तुमने क्या कर दिया, साइन उसको साइन ले लिया। तो अब मुझे बताओ, अब अगर मैं यहाँ पे मैं लिखूं कि h ऑफ g ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ, h, इसको मैं इनपुट क्या दे रहा हूं, gx, तो क्या बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने किसको देखा, h को देखा। h क्या करता है, साइन साइन कर देता है उसका। h को नहीं पता उसके अंदर क्या है, वो कहेगा जो भी अंदर है मेरे को तो उसका साइन लेना है, तो उसने क्या कर दिया, साइन ऑफ gx। और gx क्या करता है, स्क्वायर स्क्वायर। gx कहता है जो भी मुझे इनपुट दोगे मैं तो उसका स्क्वायर कर दूंगा। तो ये बेसिकली क्या बन गया, साइन एक्स स्क्वायर। ये क्या था मेरा यहाँ पे, फंक्शन था ना। तो एवरी फंक्शन, ईच एंड एवरी फंक्शन इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब मुझे अगले वाले का बताओ, जो ये वाला था ना, ये वाला अपना सेकंड वाला एग्जांपल 2, अगर मुझे इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो हाउ कैन आई डू दैट। जो मेरे पास में एग्जांपल ये था 2, इफ आई वांट टू ब्रेक दैट थिंग इनटू 2 फंक्शन, हाउ कैन आई डू दैट। सर आप gx को रूट x कर सकते हो। यस नहीं, तो मैंने एक फंक्शन ले लिया fx, उसका काम क्या है, जो भी इनपुट दिया उसका रूट ले लिया मैंने। और मैंने एक और फंक्शन लिया जिसको मैंने बोला h ऑफ x, और उसका काम क्या है,
पहले स्क्वायर करो, फिर 2 के Square. साथ में मल्टीप्लाई करो और फिर ये कर दो। तो अब जो मेरा g ऑफ x है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? f ऑफ hx, राइट? यस सर। तो एवरी फंक्शन, एवरी, देखो मैंने लाइन पहले से लिखी है, एवरी फंक्शन इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ फंक्शन. यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट दैट फंक्शन. ओके, जैसे मान लो एक और तुमको एग्जांपल दिया मैंने, मैं देता हूं. सपोज fx इज x square plus 2x plus 3. I want to break this function into 3 functions. कैसे करोगे? So we can define different functions for x Yes. square, 2x and 3 and then add all the 3. उनको ऐड कर देंगे. तो भाई मैं ये कह सकता हूँ ना कि भाई मैंने क्या किया, मैंने एक लिया g ऑफ x, इसको मैंने बोला स्क्वायर, फिर मैंने बोला मैं h ऑफ x जिसका काम है ट्वाइस करना, और एक मैंने बोला h g i ऑफ x जिसका काम है बस 3. कांस्टेंट इज आल्सो ए फंक्शन, कि तुम उसको इनपुट जो भी दो, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी जी. तो मैं कह सकता हूं ना fx इज gx प्लस hx प्लस ix. कोई दिक्कत नहीं, इट्स कंप्लीटली फाइन. ओके. Yes, sir. Okay, so I will give you one example and you guys tell me the answer. Suppose तुमको fx दिया हुआ है x minus 1 upon x plus 1 और तुमको gx दिया हुआ है x plus 1 upon x minus 1. Find out f of g of x. क्या आएगा? fx equal to gx raised to minus 1. 1 upon gx. gx equals to minus 1. नहीं भाई, हमको देखो इस पूरे फंक्शन को मैं इनपुट क्या दे रहा हूं, ये तो पूरा फंक्शन है, इसको मैंने इनपुट क्या दिया, इसका इनपुट क्या है, x, राइट? तो मेरे एक्सप्रेशन में ओनली x ही आने चाहिए ना. gx vx क्यों आएंगे? So 1 upon 2x. 1 1, sir. 1 upon 2x. 1 तो देखो 1 इसको अगर मैं इसको कर दो, ये क्या है बेसिकली, दिस इज f ऑफ g ऑफ x है. g of x. इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है मेरा f वाला फंक्शन है, उसको मैं आर्गुमेंट क्या दे रहा हूँ, gx. और मतलब fx क्या करता है, जो भी चीज यहाँ पे है उसको कैसे लिख देगा, वो लिखेगा gx minus 1 एंड gx plus 1. उसको नहीं समझ में आता ना, यहाँ पे अगर तुम हाथी रख दोगे तो वो हर जगह x की जगह पे हाथी रख देगा, उसके बाद क्या होगा उससे उसको नहीं पता, उसका काम है रिप्लेस करना. अब देखो ओके, gx क्या करता है, gx का काम है डिवाइड बाय कि x minus 1. जो भी उसके अंदर का इनपुट है उसको वो क्या कर देगा, ऐसे कर देगा. तो वो बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1. यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, ठीक है, ये बन जाएगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1. क्या आ गया, x कैंसिल 2, 1 तो ये upon कितना बन रहा 1 by है, 1 by x. 2x. तो ये लो, ये हमारे पास में फंक्शन आ गया. दिस फंक्शन इज फंक्शन ऑफ फंक्शन. अगर एक फंक्शन दे दूं मैं सिंपली, मैं h ऑफ x इक्वल टू 1 बाई x, ठीक है, तुमने इसको इनपुट दिया 2 तो वैल्यू कितनी आएगी 1 बाई 2. तुमने इसको इनपुट दिया 3 तो वैल्यू कितनी आएगी 1 बाई 3. तो तुम तो बोलोगे नहीं सर ये तो बहुत सिंपल फंक्शन है, लेकिन इसी सिंपल फंक्शन को आई हैव कन्वर्टेड इनटू फंक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन.
फाइन। सर एक बार फिर से बता नहीं। हाँ चलो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कैसे और कौन से फंक्शन होते हैं एल्जेब्रिक। ओके, एक फंक्शन है तुम्हारे पास में, इसका काम है ये करना, स्क्वायर करना, ठीक है। और हमारे पास में एक और फंक्शन है gx, जिसका काम है x+1 करना। ओके, तो बताओ व्हाट इज द वर्क ऑफ मतलब कि फंक्शन x, वो क्या करता है? जो भी उसको इनपुट दोगे वो क्या करेगा, उसका स्क्वायर कर देगा। और जो मेरा सेकंड वाला फंक्शन है gx, उसका काम क्या है? व्हाटएवर इनपुट यू विल वन ऐड करना, वो उसके अंदर 1 ऐड कर देगा और तुमको बोल देगा ये लो, अब तुमको जो करना है करो, आई डोंट केयर। अब सपोज किसी ने बोला कि निकालना है f ऑफ g ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ g ऑफ x, मतलब कि जो मेरा फंक्शन है ना ये मैं fx, इसको मैं इनपुट क्या दे रहा हूं, gx। ओके तो देखो, ओके अब देखो ये फंक्शन को मैंने इनपुट क्या दिया, g ऑफ x। फंक्शन का काम क्या है, स्क्वायर करना। स्क्वायर। जो भी दोगे भाई अपन उसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसने क्या कर दिया, gx का स्क्वायर कर दिया। अब ये देखो gx का क्या काम है, gx का काम है भाई जो भी इनपुट है उसमें 1 को ऐड कर दो। इनपुट का ऐड 1। यस, तो इनपुट को ऐड 1 किया, लेकिन बाहर वाला स्क्वायर तो है ही, तो ये मेरे पास बन गया f ऑफ g ऑफ स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। यस, अगर तुमको इसको ओपन करना है तो ओपन करके रख दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, इट्स योर चॉइस। ओके, किसने पूछा था बेटा, क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, अब अगर इसी के अंदर ये फाइंड करना हो g ऑफ f ऑफ x, तो मतलब क्या हुआ, g, इसको इनपुट क्या दूंगा, fx। अब बताओ g का काम क्या होता है, एडिशन जो भी इनपुट ऐड है 1 करना है फंक्शन ऐड 1 करना, तो उसने Add कर one. दिया f ऑफ x प्लस 1। अब देखो x मैं square f plus ऑफ x का 1 काम क्या, 1 x तो ये लो, ये हमारे पास में बन गया x plus g 1 of- x minus 1। नहीं बेटा, वो स्क्वायर वो होता है -1 में आता है वो, है ना, x स्क्वायर -1 होगा ना, x Yes, प्लस 1 sir. x माइनस 1, इसमें थोड़ी होता है +1। तो these are the functions, इट्स वेरी इजी ना, कोई सोचना ही नहीं है, जो इनपुट है डाल दो, आगे कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वो आएगा। ओके यस सर। हाँ भाई, क्लियर, एनीवन, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम कि यार चीजें अजीब हो रही हैं? आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी इजी। सर फंक्शंस अब- कितने भी हो सकते हैं, क्या बोले f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, मतलब अरे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। सपोज मैं तुमको एक फंक्शन दे दूं एक ऐसे कि fx इक्वल टू ln x प्लस 10 x स्क्वायर प्लस साइन रूट x, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, और फिर इस कंप्लीट का साइन, ठीक है, और फिर इस पूरे की पावर 3/2, इसके बाद में एक और लॉग ले लो, एक और वो कर दो, तो यार मतलब ये तो फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ, इट्स योर चॉइस। जितना भी बड़ा हो सकता है ना फंक्शन, तो फंक्शन कितना ही बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो छोटा सा एक्सप्रेशन ही हो। कभी तुमने वो इक्वेशन देखी है अपने हाइजेनबर्ग वाली, एक हाइजेनबर्ग का एक वो था ना, प्रिंसिपल था कि वह किसी भी इलेक्ट्रॉन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब तुम कहोगे सर उसकी इक्वेशन तो बहुत बड़ी है, तो यार होती है बड़ी बड़ी इक्वेशन, अब क्या करें, है ना, तो छोटा बड़ा उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, पर्पस वही है ना, हम x की वैल्यू को डाल देंगे और धीरे 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 कैलकुलेट करते रहेंगे, जो आएगा फाइनली वो आ जाएगा। अब एक होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन,
क्या मतलब होता है इनवर्स का? ऑपोजिट। ऑपोजिट। ठीक है, मतलब एक ही स्टेटमेंट को बोलने का तरीका। कैसे? सपोज तुम्हारे पास में 200 रुपीज थे, तुम लेके गए, ठीक है, तुम मार्केट में गए, वहां पे जो एप्पल था वो 50 रुपीज केजी था। अगर सपोज तुमने 3 केजी एप्पल उससे खरीदे तो तुमको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 150. राइट। तो देखो, अब स्टेटमेंट है क्वेश्चन का कि अगर मुझे 3 केजी एप्पल खरीदने हैं तो मुझे कितने रुपए देने पड़े? 150। अब किसी और इंसान ने आके बोला कि नहीं, मुझे ये बताओ कि अगर तुमने उसको 150 रुपीज दिए तो उसने तुमको कितने केजी एप्पल दिए? राइट। तो इसको बोलते हैं मतलब इनवर्स, कि जो स्टेटमेंट है उसको उल्टा कर दो। ठीक है, जैसे मैंने बोला सपोज ये हमारे पास में इक्वेशन है, तो इफ अगर मान लो मैं x की इक्वल टू 2 है तो अपना y का वैल्यू कितना आएगा? 6 आएगा। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 3। तो बताओ इस वाले एक्सप्रेशन में अपना मैं इंडिपेंडेंट है ना वेरिएबल कौन सा है? X. इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो जो मेरा इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है दैट इज x, और जो है ना डिपेंडेंट है दैट इज Y अब मैं इसको उल्टा करूंगा। इसको इन्वर्स करने का पता है क्या मतलब होता है? इसको इन्वर्स, अब मैंने इसका क्या कर दिया? इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है कि now y will be independent variable and x will be dependent. डिपेंडेंट। जैसे अगर तुमने जाके बोला कि I want 3 kg एप्पल, तो उसको तुम कितने रुपए दोगे? 150 रुपए दोगे ना, 150। तो यहाँ पे पेन वेरिएबल क्या था मेरे पास में? अमाउंट, कि तुमको कितना केजी चाहिए ना, क्वांटिटी। लेकिन अगर इसी स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया जाए कि तुमने उसको 150 रुपीज दिए तो उसने तुमको कितने केजी एप्पल दिए, तो अब यहाँ पे कौन सी चीज में इंडिपेंडेंट है? अमाउंट, कि तुमने उसको 150 रुपए दिए, उसके ऊपर डिपेंड क्या करेगा कि तुम्हारे पास कितने एप्पल आएंगे। तो यही एक्सप्रेशन को मैं उल्टा कर दूंगा आप, तो यहां से मेरे पास में क्या बन जाएगा? x इक्वल टू वाई माइनस 4। तो ये उस फंक्शन का इनवर्स हो गया। ये फंक्शन को हमने उल्टा कर दिया। अब तुम इसको इनपुट क्या दोगे? यहाँ पे जो मेरा अपना इनपुट था x और जो आउटपुट था वो था y, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? जो मेरा इनपुट है X y बन जाएगा, आउटपुट क्या बन जाएगा? X. ये बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, देखो ये कोई ये अपने पास मुश्किल चीज तो है नहीं, तुम हमेशा से अपने सॉल्व करते आए हो, लेकिन अभी हमने उसको एक ऑफिशियल नाम दे दिया है कि नहीं इसको इनवर्स बोलते हैं। कुछ वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जैसे एग्जांपल, सपोज तुमको एक अपना एक्सप्रेशन दे दिया y, तुमको ये दे दिया f ऑफ x दे दिया x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 सपोज। अब बताओ इसमें इनपुट क्या दोगे? X. फिर है ना, फिर तुम उसको सॉल्व करोगे और तुम्हारे पास में fx की वैल्यू आ जाएगी। सपोज इसको मैंने बोल दिया y। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है f ऑफ y। इसका मतलब क्या हुआ? f ऑफ y का मतलब क्या होता है कि अब मैं उसको इनपुट क्या दे रहा हूँ? y है ना, और जो मेरे पास में हाँ
तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बताओ तुमने ऊपर वाले में क्या किया था भाई? हमने क्या किया कि जो भी अपने क्या बोलते हैं एक्स वाली चीज थी उनको एक तरफ ले गए और जो वाई वाली चीज थी उसको एक तरफ ले गए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे एक्स वाली चीज को एक तरफ करना है और जो वाई वाली चीज है उसको एक तरफ करना है। तो हाउ विल आई डू दैट? तो मैं लिखूंगा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू y। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें? तो Yes, sir. x प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई। हमारा पर्पस है जो x की टर्म है उनको एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू इस y को इधर ले आया और इस x को उधर ले गया, तो y X माइनस 1। ठीक है, ओके। लेकिन हमको चाहिए, हाँ हमको अरे तो फिर यहाँ से एक सेकंड क्या कर दिया है मैं? y plus 2 upon और वो y कहाँ गया? सर x plus 2 is equal to y bracket x minus 1 आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, तो हमको क्या करना है कि जो मतलब x वाली टर्म को एक तरफ करना है बेसिकली। तो यहाँ भी x की टर्म है और ये भी x की टर्म है, तो इन दोनों को मैं उधर ले गया, तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा? y y plus plus 2 y प्लस 2। अब यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया x, तो क्या बन जाएगा? y माइनस 1 इक्वल टू वाई प्लस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बन गई? y प्लस 2 अपॉन y माइनस 1। तो अब बताओ इसको मैं क्या लिखूंगा? दिस इज f ऑफ y, क्योंकि अब इसके अंदर जो मैं इसको इनपुट दे रहा हूं वो क्या है? y। to यार ये y. तो बाई चांस एग्जांपल ऐसा था कि यार हमारे पास में सब कुछ एक जैसा ही आ गया, तो तुम बोलोगे सर बस क्या करना है, x को अपने नए से रिप्लेस कर देते हैं y से। ठीक है, तो ऐसा नहीं करते, कोई अच्छा एक्सप्रेशन लेके आते हैं यार। ओके, एग्जांपल बताओ कोई अच्छा सा जो तुम्हारे माइंड में आए। y equals x square plus 2x plus 6. यार उसके अंदर फिर वो आ जाएगा ना, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस कोई ट्रिग्नो का। हाँ ट्रिग्नो। हाँ बताओ क्या लगाओगे ट्रिगो का? लेकिन उसमें इनवर्स आ जाएगा, फिर तुम बोलोगे सर इनवर्स क्या होता है? और कौन सा लेंगे? सोचो सोचो। अरे बताओ बताओ, इतने सारे फंक्शन अपनों ने किए हैं यार, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए मतलब कोई अच्छा सा। जैसे तुमको दे दिया y इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको fx बोल सकता हूँ ना मैं, क्योंकि इसके अंदर जो मेरा इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो क्या है? x। नाउ वी हैव टू फाइंड f ऑफ y, ये हमको फाइंड करना है। तो क्या बन जाएगा? तो मैं लिखूंगा 3y minus 2 upon 3. तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? y minus 2 by 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y minus 2 by 3। भाई अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर क्या है? जो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है वो बन जाएगा x। ठीक है ना, और जो पहले मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था अब वो क्या बन गया है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस टाइप से हम इसको कर लेते हैं। तो कोई देखो, अगर तुम कैलकुलेशन पर्पज से देखो तो कोई अलग चीज नहीं है, तुम ये चीज हमेशा से करते आए हो ना।
यही है ना, जब तुम्हारे पास में इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, टू इक्वेशन हाँ, टू एन सर। वेरिएबल वाला, हाँ। तो उसके अंदर करते ही हैं, तो कोई अलग चीज नहीं है, हमें आता है, बट वी हैव गिवन यू कैन से फॉर्मल नेम, बस, है ना। ओके, तो मुझे अपने एक दो क्वेश्चन देता हूँ और मुझे सॉल्व करके बताओ अब। सपोज एफ ऑफ एक्स तुमको दिया हुआ है 2x² + 3, तुमसे पूछा है वैल्यू f of 0, f of 2 एंड f of x²। बताओ क्या आएगा। सर एफ ऑफ सर 0 f of 0 3 आएगा, फिर उसके बाद f of 0 तो 3, x, 11 F of 2 will be 2 बन f जाएगा of 2, x will x be की पावर 4 + 3 11। तो ये हमारे पास में 11, और फिर f of x² will be 2x 2x की पावर 4 + 3 तो ये हम क्या करेंगे 2, जहां भी मुझे x दिखेगा मैं उसको क्या लिख दूंगा x², बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, तो ये बन जाएगा 2x की पावर 4 + 3। ठीक है, हाँ सर। ओके। और सपोज तुमको दिया हुआ है f of x इक्वल टू, जो कि इक्वल टू y है, और जो है 2x - 3 3x - 2, तुमसे पूछा है फाइंड f of y। चलो बताओ, सॉल्व करो सब लोग। so 2y - 3 upon 3y - 2 तो ये हमारा जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का बन जाएगा। ठीक है, इसको इक्वल टू y किया तो क्या बनेगा 3xy - 2y इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, तो इसको उधर ले जाओ, तो 3xy - 2x इक्वल टू 2y - 3, यहाँ से कॉमन ले लो x को, तो 2y - 3 अपॉन 3y - 2। हाँ Sir, I have a doubt. क्या हुआ? I have a doubt. हाँ यस आस्क। Sir, in the last to last question. Last to last question, just wait. ये Yes, वाला? but this one. Yes, sir. You wrote f of x equals y, हाँ meaning that the y equals the function of x. हाँ Why does yes f of y equal y - 2 upon 3? Shouldn't we just हाँ the function right back into the, like, shouldn't it become f of x? नहीं 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 नहीं, वो एक मतलब कि ये जो मैं f of y है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, दिस इज इनवर्स। I got it. I got it. नो नो यस ना, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि दिस इज इनवर्स फंक्शन ऑफ दैट। ओके Okay, I got it. Thank you. तो ये हमारे पास कुछ ये है ना बेसिक चीजें होती हैं जो कि you know this stuff. I just gave you a formal name of these quantities और कुछ डिफरेंट नहीं किया मैंने। ऐसी कोई चीज है जो कि तुमको पहले नहीं आती थी और आज तुमने सीख ली? नहीं, तुमने कैलकुलेशन की है, ये कैलकुलेशन तुमको ऑलरेडी आती थी। फाइन, ओके। अब हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अबाउट ग्राफ्स। अब मुझे बताओ व्हाट इज ग्राफ, क्या होता है? It represents the data. Visual presentation of a data. Yes, visual presentation of a data on a Cartesian plane. Cartesian plane. Partition. Yes, है ना, कोई भी कार्टेशियन प्लेन, जैसे ये मेरे पास में है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, कोई भी चीज, ये
Yes, visualization of, you can say, of a data, or you can say if I represent all the data in a graph on a Cartesian system, तो वो मेरा ग्राफ है, फिर मैं उसको एनालाइज करता हूँ। ओके, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल दो ग्राफ्स के जो स्टैंडर्ड अपने ग्राफ होते हैं। बार ग्राफ, पाई चार्ट। ओके, चार्ट हो गया, ये हो गया। यस, हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे अपने कार्टेशियन सिस्टम की। कार्टेशियन सिस्टम में स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, है ना? सुने हैं नाम सारे? यस सर। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो सबसे जो सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? लाइन, सिंपलेस्ट जो होती है। तो सिंपलेस्ट जो मेरे पास में स्ट्रक्चर है इज स्ट्रेट लाइन। अब मुझे बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? ये होता है ना, डेफिनेशन तो पता है क्या होता है? सो बस एक स्ट्रेट लाइन का। हाँ, स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन। सो वन डायमेंशन। Sir, a distance between 2 points. No, that is कहते हैं सेगमेंट। Doesn't have a starting point or ending. Okay, but it is a structure which is represented by a linear equation in a Cartesian plane. okay, जो मेरे पास कहते हैं सेगमेंट होता है उसको भी मैं एक स्ट्रेट अपने लीनियर इक्वेशन से करता हूँ। तो स्ट्रेट लाइन उसमें अलग क्या है? A straight line is line without any curves and bends. Straight. See, line extending from both sides. इसको स्ट्रेट लाइन बोलता हूँ कि इफ आई हैव 2 पॉइंट, सी 1 पॉइंट and 1 point, if I join these 2 point with the shortest path, तो shortest path तो ये वाला होगा ना, बीच वाला जो मैंने अभी बनाया है। इसके अलावा मैं जो भी बनाऊंगा उसका जो लेंथ आएगा that will obviously will be the greater than ये अपना स्ट्रेट लाइन AB वाला, है ना? Yes. So if I have 2 points A and B, okay, so if I join A and B by shortest path and I extend from the both end, यहां से भी extend कर दिया और यहां से भी extend कर दिया। स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, इनफाइनाइट से आती है और इनफाइनाइट हो जाती है। देयर इज नो एंड पॉइंट्स ऑफ दैट। सो ये जो चीज है इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। अब भाड़ में जाए यार, हमसे कोई कहते हैं ना डेफिनेशन पूछने वाला है नहीं, तो हम बोलेंगे, कोई बोलेगा स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो हम उसको भी डायग्राम बना देंगे ये वाला कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसको इनफाइनाइट तक तुम्हारे ड्रॉ कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इसको है ना इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो फिर मैं कैसे लिखूंगा? तो उसके लिए फर्स्ट वी शुड नो ये अपना क्या बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास में एक्सिस होते हैं 2, ये होते हैं ना। अब कौन मुझे बताएगा कि कार्टेशियन सिस्टम के जो एक्सिस हैं वो 90 डिग्री पे ही क्यों बनाए हमने, किसी और डिग्री किसी एंगल पे क्यों नहीं बनाए? Why axes are at 90 degree? सर फिर हर क्वाड्रेंट में एग्जैक्ट सेम स्पेस रहेगा, कोई क्वाड्रेंट छोटा नहीं होएगा दूसरे से, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब होने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, कोई छोटा बड़ा हो तो अपना क्या जा रहा है। क्योंकि स्क्वायर्स चाहिए थे वो परफेक्ट डिस्टेंस के लिए कि सेम डिस्टेंस रहे हर एक यूनिट में। तो वो तो यहाँ भी हो सकता है, उसके अंदर क्या दिक्कत है? सपोज इफ आई ड्रॉ
समथिंग लाइक दिस। एक हाइपोथेटिकल अपने उसकी बात करते हैं सिचुएशन की। सपोज ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस, एक हाइपोथेटिकल चीज ले रहा हूं। ये हो गया मेरे पास में ओरिजिन, ये मेरे पास में हो गया एक्स एक्सिस, ये मेरे पास में हो गया वाई एक्सिस। अगर मुझे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं? ये सपोज यहां से कितना डिस्टेंस जाऊंगा मैं, ये गया मैं, है ना, मैं एक्स गया ना, हाँ सर। ओके, और मैं यहां से कितना जाऊंगा, वाई, ये गया वाई, ठीक है। अब मैंने इसके परपेंडिकुलर ये लाइन होकर ड्रॉप की, इसके अपने परपेंडिकुलर एक लाइन को अपने ड्रॉप किया, तो ये लो मैं यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया मेरे पास इस पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट। तो इसमें क्या दिक्कत है? There is no problem at all. You could have made this kind of structure. किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सब कुछ सही चल रहा होता, लेकिन हमको इससे एक अच्छा वो मिल गया, बेटर वे मिल गया। हमने बोला कि यार सपोज अगर तुमको कोई बोले कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो तुम उसका डायग्राम कैसा बनाते हो? उसके लिए पूरा कार्टेशियन सिस्टम बनाते हो या एक ही वो बनाते हो, लाइन बनाते हो? एक लाइन बस, है ना? क्यों? व्हाई? अगर सपोज आई गिव यू वन क्वेश्चन दैट ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो तुम कहते हो नहीं ठीक है, अपना एक ही लाइन से काम चल जाएगा, दूसरी लाइन क्यों बनानी है मेरे को? तुमने बोला कि पहले वो यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पे आ गया, फिर वो यहाँ पे आ गया, फिर वो यहाँ पे आ गया। ये क्यों किया? बिकॉज इफ ये मेरे पास में वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, इफ आई एम मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग में अगर मैं जा रहा हूं, तो वाई एक्सिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसका? भाई इसके कोऑर्डिनेट होंगे मैं x1, 0, इसके कोऑर्डिनेट x2, 0, x3, 0, x4, 0। अगर ये लाइन 90 डिग्री पे नहीं होती, ये लाइन सपोज ऐसे होती, तो देखो ना यहाँ से इसका डिस्टेंस है ना बदल रहा है ना? तो मतलब कि मैं y एक्सिस के अलोंग जा भी नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो वो y एक्सिस मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना भाई। मेरे को, हम लाइफ में कोई भी चीज जो करते हैं वो चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए थोड़ी ना करते हैं। तो इसीलिए हमने जो एक्सिस बनाए वो 90 डिग्री पे बनाए, सो दैट माय एक्सिस आर इंडिपेंडेंट। तो ये 90 डिग्री पे क्यों है? एक्स एंड वाई आर एक्स वाई एक्सिस इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट। तो अच्छी बात है ना। अगर मुझे एक्स एक्सिस को स्टडी करना है तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट वाई एक्सिस की वाई एक्सिस में क्या चल रहा है। भाई यही तो चीज है कि तुम्हारा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का टीचर में अलग अलग होता है। क्यों? एक ही टीचर सब कुछ क्यों नहीं पढ़ाता है? ताकि चीजें इंडिपेंडेंट रहे, राइट? केमिस्ट्री अपना अलग चल रहा है, मैथ्स अलग चल रहा है, फिजिक्स अलग चल रहा है। अगर तुमको किसी एक सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे बाकी दोनों इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए। अगर तुम्हारा एक टीचर बीमार हो गया, कोई बात नहीं, तुम्हारा एक सब्जेक्ट रुकेगा, बाकी दोनों तो चल रहे हैं। लेकिन अगर एक ही टीचर तुमको सब कुछ कर रहा है और अगर उसी को कुछ हो गया, फीवर हो गया, तो तुम्हारा सब कुछ रुक गया। इसीलिए चीजों को मतलब इंडिपेंडेंट करते हैं। इसीलिए तुम्हारे स्कूल के अंदर सब्जेक्ट भी अलग अलग होते हैं, ये इंग्लिश, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये कंप्यूटर साइंस। नहीं तो ऐसा होता है कि सारे सब्जेक्ट का एक ही अपना बुक ना बना देते यार, क्या दिक्कत थी? पढ़ाई तो करनी है। तो यही तो पर्पस जो होता है, अगर रियल लाइफ में अगर पर्पस देखें तो पर्पस यही है कि चीजों को जितना शॉर्ट कर देंगे, छोटा कर देंगे, उतना उनको एनालाइज करना इजी होता है।
इसीलिए हमने कहा कि ठीक है, अगर मैं पार्टिकल के एक ही लाइन को स्टडी कर रहा हूं तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेकंड लाइन। तो मैंने चीजों को इंडिपेंडेंट रखने के लिए दोनों एक्सिस को कैसा बनाया, 90 डिग्री पे। तो एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट एक्सिस, तो इसलिए एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई। अगर मैं एक्स के अलोंग जा रहा हूं, देखो ना, इफ आई एम मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस तो वाई कोऑर्डिनेट के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसे, तुमको जहां तक जाना है जाओ, आई डोंट केयर। फिर यहां से थोड़ा सा और आगे आए थे, हमारे पास आई थी ट्रिग्नोमेट्री आई थी। सबको पता है कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? साइन थीटा कॉस थीटा, है ना? अपने पाइथागोरस, यस सर। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? a square plus b square is equal In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equals to the sum of the square of other two sides. यस, ये मैंने बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। देखो अपना डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बनता है ना, मतलब इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। तो ये एंगल सपोज 90 डिग्री है, सपोज इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो साइड है, ये सपोज इसको मैंने बोल दिया ए, इसको सपोज मैंने बोल दिया बी, और इसको सपोज मैंने बोल दिया सी। तो पहला जो पाइथागोरस से हम क्या बोल सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू b square plus a square. ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाँ सर। है ना? Yes sir. Yes sir. अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? क्या होता है साइन थीटा? ये अगर मेरा एंगल है, जिस लाइन के साथ में एंगल बन रहा है उस लाइन को छोड़ दो बेस को, और जो उसके सामने वाली जो लाइन है बी अपॉन हाइपोटेनियस, वैसे ही cos थीटा a बाई A upon C. फिर मेरे पास में आता है सर A upon C होगा। हाँ, a अपॉन c, एंड व्हाट इज tan थीटा? b upon B upon A. a अपॉन a। अब और फिर इनको उल्टा कर देते हैं तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है, कोसाइन थीटा, सेकेंड थीटा एंड कॉट थीटा। तो ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, अपने को इतना ही काफी है 3। अब मुझे एक चीज बताओ, ये अगर मैं यहाँ बैठा हूँ इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इफ आई एम इंक्रीजिंग द एंगल, ठीक है ना, इफ आई एम इंक्रीजिंग द एंगल, सो व्हाट विल चेंज? डिस्टेंस बिटवीन, उसकी हाइट चेंज हो रही है ना भाई। सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल है, तुमको पता है एक चीज होती है एंगल ऑफ एलिवेशन। yes sir. Yes sir. Yes sir. yes sir. अपन किसी भी चीज को देखते हैं तो सपोज मेरा जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर सपोज यहाँ बैठा है, ठीक है, और मैंने क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट है ना बिल्डिंग बनाई है, एक बिल्डिंग ये बना दी, ठीक है, फिर हमने एक और बिल्डिंग बनाई इसके पास में, उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, उसकी हाइट ये है, फिर हमने एक और बिल्डिंग बना दी जिसकी हाइट और भी ज्यादा है। अब ये मैन इनके जो हाईएस्ट पॉइंट को भी देखना चाहता है, इस पॉइंट को देखना चाहता है, तो अब उसकी आंखें देखो, उसकी आंखें कैसी होंगी, मतलब हाउ विल, जैसे अपने किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो हम, ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, हम वो देख सकते हैं। तो ये देखो, एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी। तो देखो सबका एंगल मतलब वो है ना, अलग अलग है ना। ये यस ये भाई अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल बोल दूं, ये मान लो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, तो ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, ये एंगल θ3। तो ये जो एंगल्स हैं, इस एंगल को हमने एक सिंपल फॉर्म में देख लिया कि ये एंगल कहते हैं किस चीज के ऊपर वो कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, बेसिकली हाइट पे डिपेंड कर रहा है ना, कि भाई
जिसकी Yes, हाइट sir. ज्यादा है तो मुझे थोड़ा सा गर्दन को ऊपर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और इस पे भी मैटर कर रहा है कि अकेला हाइट ही नहीं, उसका डिस्टेंस भी तो वो कर रहा है ना, मैटर कर रहा है। जैसे अगर तुम अगर अपनी बिल्डिंग के एकदम सामने खड़े हो, सपोज तुम्हारी बिल्डिंग है 15 फ्लोर की है, इफ यू वांट टू सी द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, तो तुमको अपनी गर्दन को पूरा ऊपर करना पड़ता है ना। उसी के बजाय अगर तुम कहीं पे जा रहे हो और कोई बिल्डिंग तुम्हारे घर से मान लो 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, उसको देखना है, तो क्या तुमको जो तुम्हारा आईज है उनका एंगल इतना ऊपर करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। नहीं, क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारा ये जो है ना डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है ए, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो बेस और हाइट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने एक क्वांटिटी कर दी डिफाइन, ये वाली tan थीटा, कि tan थीटा विल डिसाइड कि मुझे कितना ऊपर आंखें करनी है। वो ना ही उसको हाइट से मतलब है बिल्डिंग की, ना ही डिस्टेंस से मतलब है, लेकिन उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे लिए मैटर कर रहा है। और ये जो चीज है tan थीटा, इसी को हम बोलते हैं स्लोप। एक वर्ड हमने वो कर दिया डिफाइन, स्लोप। तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर किसका स्लोप ज्यादा है? जिसके लिए तुमको गर्दन को ऊपर करना पड़ रहा है उसका स्लोप ज्यादा है, जिसके लिए तुमको गर्दन को कम करना पड़ रहा है उसका स्लोप कम है। तो स्ट्रेट लाइन जो है उसकी जो स्टार्टिंग है वो यहीं से हुई है। जैसे तो सबसे पहले ये बनाता हूँ, कार्टेशियन सिस्टम बनाता हूँ। तो सपोज एक लाइन है जो कि ऐसे, ये एक लाइन, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, हमारे पास में वाई एक्सिस। इसका एंगल देखता हूं मैं, इसका ये एंगल अगर मान लो बन रहा है थीटा बन रहा है, ठीक है, तो ये बन गया थीटा। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो यहाँ का एंगल भी कितना बनेगा? थीटा। और यहाँ का एंगल भी कितना बनेगा? थीटा। मैं इस स्ट्रेट लाइन को कहीं भी ले जाऊं तो मैं कह सकता हूं ना कि स्ट्रेट लाइन मेक्स थीटा एंगल विथ एक्स एक्सिस एट ऑल पॉइंट्स। क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है ना, तो पैरेलल लाइंस तो बना ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये भी थीटा है, चाहे मैं कहीं पे चल, है ना, वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। हाँ है ना, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो। तो अब अगर मुझसे कोई पूछे कि यार स्ट्रेट लाइन का क्या डेफिनेशन बताओ, क्या है स्ट्रेट लाइन, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? और मुझे पता है कि अगर थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर मेरा एंगल कांस्टेंट है तो उसका वो भी कांस्टेंट होगा ना, tan। और मैं क्या बोलता हूँ, tan थीटा को मैं क्या बोलता हूँ? स्लोप। तो ये देखो, तो स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी यही है, हम बोलते हैं कि फॉर स्ट्रेट लाइन स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट होता है, यही स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन है कि स्ट्रेट लाइन एक ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है। अब देखते हैं, क्लियर है? इतना समझ में आया? हाँ भाई, यस सर। अब इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूं कि मुझे बताओ कि सबसे पहले मैं तुमको एक वो बताया था, डेफिनेशन बताया था स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या था? तो सबसे पुराने वाली डेफिनेशन क्या थी कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि देयर आर, यस, और उसको फिर मैं एक्सटेंड कर दूंगा, है ना। तो y एक्सिस, सपोज वो जो दो पॉइंट थे वो ये वाले पॉइंट थे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, सपोज ये है। तो ये पॉइंट है ए, इसके मैंने लिखे कोऑर्डिनेट, मैंने लिखे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिखे x2 y2, है ना।
अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूं तो मेरी स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी बताओ? तो ये होगी ऐसी स्ट्रेट लाइन। यस सर। ये है ना स्ट्रेट लाइन। सबको ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ये तो हमको डायग्राम से ही पता लग रहा है कि यार ये स्ट्रेट लाइन है। अब थोड़ा सा सर मैथमेटिक्स में आते हैं। मैंने क्या किया, ये बनाया, एक कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ओके। और इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया सी, तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर एट 90 डिग्री, है ना? यस सर। Yes, sir. ओके। इसमें ये एंगल अगर मैं थीटा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी देर से ये बोल रहा हूँ ना कि स्ट्रेट लाइन का एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो चाहे मैं AC के साथ में एंगल बनाऊं या फिर एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाऊं, बात तो एक ही है। ये देखो, अगर इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा। यस सर। तो इन ट्राइंगल ABC, what is the value of tan theta? BC upon AC। तो मैं लिखूंगा BC अपॉन AC। यस, BC पॉइंट B की हाइट कितनी है भाई? y2 है ना? तो लेकिन हमको तो यहां से यहां तक ही चाहिए ना, तो ये क्या बन जाएगा? y2 माइनस y1। और यहां से यहां तक की हाइट क्या बन जाएगी? ये वाला तुम्हारा x2 माइनस ये बन जाएगा x2 माइनस x1। यस, तो मेरे पास जो स्लोप है वो बन जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब क्या हुआ? स्लोप इज द tan of theta and where theta is the angle made by the line with x axis। और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल m से, सिंबल है इसका, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बताओ, अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दूं तो क्या सबका एंगल सेम बनेगा अपना थीटा? हाँ सर। सबका एंगल सेम है तो सबका कहते हैं tan थीटा भी सेम आएगा। है ना? Yes. देखो भाई, अगर तुमको दे दिया थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो हमको पता है ना tan थीटा की वैल्यू विल बी 1, और वो हमेशा 1 रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो ये बन गया। ओके, अब ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई ये यहाँ पे है सपोज। अब इसके अंदर एक वो पार्ट आता है, ट्रिकी पार्ट, कि मुझे डेफिनेशन बनाना है इसका, एक इक्वेशन बनानी है। तो देखो, अब इस पूरे कार्टेशियन सिस्टम के जो पॉइंट हैं उनके पास में क्या ऑप्शन है? या तो वो इस लाइन के ऊपर है या फिर इस लाइन के ऊपर नहीं है ना भाई? जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट लाइन पे नहीं है, लेकिन जो ये वाला पॉइंट है ये लाइन पे है ना? Yes, sir. भाई बताओ ना, इसके अलावा कोई है क्या पॉसिबिलिटी? या तो लाइन के ऊपर है या तो लाइन के ऊपर नहीं है। देयर आर ओनली 2 केसेस ना। तो मुझे ऐसे पॉइंट का वो चाहिए फंक्शन कि जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं। भाई जैसे कि अगर मैं तुमको एक फंक्शन दे दूं ना कि x कहां गया, कि भाई x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो तुम कहोगे ना कि एक पॉइंट है 1,5, क्या वो इस वाली स्ट्रेट लाइन पे है? यस, 1,5 इसको अपने कहते हो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इस पे आएगा। और अगर अपना ये 0,6 ये Yes, sir. ये भी है, तो जो जो पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो क्या है, इस लाइन पे हैं, और जो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे those point will not be lying on this line। तो मैं ऐसे पॉइंट को चूज करता हूं जो कि इसके ऊपर हैं। तो सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया ये वाला,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज मैंने बोल दिए एक्स वाई, ये इस पे लाइक करवाना है मुझे। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी कि अगर कोई भी पॉइंट इस पे लाइक कर रहा है तो स्लोप सेम होना चाहिए। तो अब मैंने ये पॉइंट ले लिया, पॉइंट P और पॉइंट A। अब मैंने यहां से बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला, ये एंगल भी थीटा है। तो बताओ इसके अंदर स्लोप क्या बन जाएगा इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल PQA में स्लोप स्लोप बन जाएगा AQ अपॉन PQ। ओके, AQ क्या है? So AQ y1 plus y Q क्या है? y1 minus y, y1 माइनस है ना भाई, इसका कोऑर्डिनेट कितना है y, उसका कितना है y1। वैसे ही तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, PQ क्या बन जाएगा x x1 माइनस x। तो मेरे पास में स्लोप क्या बन जाएगा y1 माइनस y अपॉन x1 minus x। x1 माइनस x। और यही जो स्लोप है, इस वाले स्लोप को इसके इक्वल होना चाहिए ना। हमको पता है कि स्लोप तो हर जगह पे स्ट्रेट लाइन का सेम ही है ना। तो अब इसको पुट कर देते हैं, तो मैं बोलूंगा कि y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x शुड बी इक्वल टू m, वेयर m इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना स्लोप। तो देखो हर पॉइंट पे हमारे पास के अंदर जो एंगल है वो थीटा ही बन रहा है, तो tan थीटा इज सेम। तो इसको थोड़ा सा अपने सिंप्लीफाई कर दें, तो y1 माइनस y इक्वल टू m x1 माइनस m x। तो y इसको उधर ले गया, बाकी सब कुछ यहाँ ले आया, तो क्या बनेगा y इक्वल टू mx। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस y1 माइनस m x1। ये बन गया। अब देखो y1 क्या है, x1 क्या है और m क्या है। y1 x1 y1 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एक ऐसे पॉइंट के जो कि मुझे पता है। m इज द स्लोप ऑफ लाइन, दीज ऑल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। तो मेरे पास इन सबको मैंने कंबाइन करके बोल दिया c, तो मेरे पास में इक्वेशन बन गया y इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी एक्स वाई का कॉम्बिनेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो स्ट्रेट लाइन पे लाइक कर रहा है। अगर वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मतलब वो इसके ऊपर लाए नहीं कर रहा है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब देखो, तो हाउ विल वी नो कि कोई भी पॉइंट लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमें पहले स्ट्रेट लाइन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे तुमको एक ही एग्जांपल कराता हूं, आज होने वाला है टाइम, कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग फ्रॉम 3,4 एंड -1,2। इन दोनों पॉइंट से कोई लाइन पास होने वाली है, तो उसको बनाओ। तो बताओ क्या करोगे। हाँ, सबसे पहले हमने बनाया कार्टेशियन सिस्टम। कहां पे आएंगे ये दोनों पॉइंट, बताओ बताओ। x और y। देखो एक तो यहाँ पे आ जाएगा अपना, ये हो गया पॉइंट अपना 3,4, और कौन सा है -1,2। तो -1,2 यहाँ कहीं आएगा ना इस वाले क्वाड्रेंट में, -1 2, ये 3 4। अब क्या करूंगा मैं, जॉइन इन दोनों को मिला दिया, ये लो, इन दोनों को मैंने मिला दिया और फिर इसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये हमारे पास में स्ट्रेट लाइन आ गई। ये तो हमने बना दिया उसका डायग्राम।
अब मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखूं? राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं, हमको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू अपना mx प्लस c होती है ना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो यही होती है ना, y इक्वल टू mx प्लस c। यस सर। अब मुझे पता है कि ये वाला पॉइंट इसके ऊपर है, तो ये पॉइंट इस लाइन को कहते हैं सेटिस्फाई करेगा ना। तो पहले मैंने लिखा तो क्या बन जाएगा, 4 इक्वल टू 3x प्लस सी, इक्वेशन 1। ये वाला पॉइंट भी इसको कहते हैं सेटिस्फाई करेगा, तो क्या बन जाएगा 2 इक्वल टू, बताओ, नहीं m 3m प्लस c। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सेकंड वाला -m प्लस c, इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो हैं, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 2 इक्वल टू 4m, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। m की वैल्यू अगर हाफ आ गई है तो c है, c की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 प्लस हाफ कितना होता है, 5/2। तो मेरी जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी है, हाफ x, प्लस c की वैल्यू कितनी है, 5/2। बस सर एक बार ये वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? भाई देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये किया था, है ना। हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आती है, y इक्वल टू mx प्लस c। हाँ सर, ठीक है, ओके। उसके अंदर m एंड c आर वेरिएबल। अगर मुझे m और c की वैल्यू पता है तो मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है। यस, ओके, यस। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो मैंने उन दोनों पॉइंट को ना पुट कर दिया इसके अंदर। अगर वो दोनों उस पे लाई करते हैं तो सेटिस्फाई करेंगे ना। तो पहले मैंने रखा 3,4 को, तो क्या बन जाएगा 4 इक्वल टू 3m प्लस c। फिर मैंने रखा -1 2 को, तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास में। यस, ठीक है। अब देखो तुमको एक मैं वो दिखाता हूँ, सॉफ्टवेयर है, देखा है सॉफ्टवेयर? नहीं सही। हाँ सर, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। हाँ, तो देखो इसके अंदर अगर मैं आऊं, ये आ गई, ठीक है। तो ये मेरे पास में एक वो है स्ट्रेट लाइन वाला। तो मैं थोड़ा सा इसको, इतना मेरे को भी यूज में लेना नहीं आता है, थोड़ा सा कैसे हटाऊं, एक्सप्रेशन नहीं, हाँ, टेबल। ओके, मैं एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में पहले वाले में जो मैंने लिया था पॉइंट, ये था ना 3,4 -1,2 -1,2। तो ये हमारे पास में पॉइंट आ गए हैं। तो इन दोनों पॉइंट, यार अब इसमें हमारा स्केल बहुत बड़ा हो गया है ना। तो ये देखो, ये हमारे पास में पॉइंट आ गए हैं, ये रहे पॉइंट जो हमने रिप्रेजेंट किए थे। अब अगर मुझे स्ट्रेट लाइन वगैरह बनानी है तो मैं इन दोनों को कर दूंगा ज्वाइन। तो 2 पॉइंट फॉर्म, अरे यार ये बन गया। अब कहाँ से होता है यार, आई एम ऑल्सो डूइंग द फर्स्ट टाइम। तो ये हो गया ना 3,4। ये देखो जो हमारा यहाँ वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3, नहीं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ये। तो ये तो बन गया 3,4, और सेकंड पॉइंट कौन सा था, -1,2। तो एक्स की वैल्यू ये देखो। अब जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है और ये बनाई है, देखो एक जैसी है ना दोनों, ये यहाँ बनी है
और हमारे वाली कहाँ बनी है, हमारी वाली यहाँ बनी है, तो वो दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में और भी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सा विजुलाइज करो, और ये वाला जो सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल करके थोड़ा सा खेलो इसके साथ में। हाँ सर आपको ये c की वैल्यू कहाँ से आई 5/2? ये है ना बेटा, देखो ये यहाँ से m की वैल्यू हाफ आ गई ना, इसको मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, तो क्या बन जाएगा 2 इक्वल टू माइनस हाफ प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी बन जाएगी 2 प्लस हाफ, तो c इक्वल टू 5/2। सर हाँ सर हम इसको अलग तरीके से कर सकते हैं क्या? कैसे? सर हम पहले स्लोप निकालेंगे, यस उसके बाद Okay. फिर ऊपर जो फॉर्मूला आपने दिया था y यस माइनस, देखो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। यस तो सर, देखो यहाँ पे क्या है, वो y2 क्या है 4, ठीक है, मेरे पास पॉइंट है -1,2 एंड 3,4, तो स्लोप क्या बन जाएगा y2 4, 4 माइनस 2, x2 कितना है 3, माइनस माइनस 1 कितना बन जाएगा +1, तो कितना आ गया हाफ। देखो यहाँ भी तो हाफ ही आया ना। और हमारे पास जो कांस्टेंट क्या आता है y1 माइनस mx1 ना, तो वो आया था y1 माइनस mx1, ये क्या होता है c, तो y1 मान लो इसको ले लिया y1, तो कितना बोला 4, माइनस m की वैल्यू कितनी है हाफ, x की वैल्यू 3, तो कितना आ गया 5/3। तो चाहे यहां से कर लो या यहां से कर लो, बात एक ही है बेटा, जहां से तुमको इजी लगे। ओके सर, ठीक है, लीनियर स्क्रॉल करेंगे प्लीज। हाँ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है ना, तो इसलिए मैंने तुमको उसमें बता दिया लीनियर इक्वेशन में। सर वो ऐप का नाम क्या है? हाँ ऐप का नाम क्या है वो? डेस्मोस नाम है ना, उसके अंदर सारे के सारे ग्राफ आएंगे। ये अपना कहाँ गया ना, हाँ डेस्मोस ऐप है। एक बार ऊपर स्क्रॉल करेंगे। हाँ ऊपर स्क्रॉल करेंगे। नहीं बेटा, अभी ये जो है ना सारे के सारे जो नोट्स हैं इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में डालूंगा अभी, ठीक है? डाउट था। अच्छा डाउट था क्या, कौन से में? थोड़ा सा और ऊपर सर इसमें क्यू y1 माइनस y कैसे हुआ? y1 माइनस y, हाँ। ओके सपोज ये जो पॉइंट है यहाँ से मुझे यहाँ तक का हाइट निकालना है ना, तो ये माइनस ये ना यहाँ से यहाँ तक का हाइट निकालना है ना मुझे, तो कोई भी एक डिस्टेंस क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फाइनल पॉइंट माइनस अपना इनिशियल पॉइंट। भाई जैसे यहाँ भी तो मैं यहाँ से यहाँ गया था, तो यहाँ से यहाँ का जो मेरा डिस्टेंस आया वो कितना आया, फाइनल पॉइंट माइनस उसका इनिशियल पॉइंट। जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो भी क्या आया डिस्टेंस, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो कोई भी जो है डिस्टेंस होता है वो तो यही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। नहीं अगर तुमको थोड़ा सा और अगर नहीं है क्लियर तो देखो ये बताता हूँ अभी। तो ये हमने बनाए पॉइंट्स, ठीक है? तो पहले तो स्ट्रेट लाइन ही बना देता हूँ ना, क्योंकि हमको पता है अल्टीमेटली स्ट्रेट लाइन तो आनी है। इसके ऊपर मैंने पॉइंट ले लिए, ये एक तो ये पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया x1 y1 और एक पॉइंट यहाँ ले लिया x y। अब देखते हैं, एक मैंने यहाँ पे बनाया ट्राइंगल और एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बनाया, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, राइट? हमको पता है। अब डिस्टेंस देखते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या आएगा x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या आएगा बेटा x1 माइनस। अब मैं हाइट की बात करूं तो
ये क्या बन जाएगा y2 माइनस y1, और ये क्या बन जाएगा y1 माइनस y। तो हमेशा जो भी तुम्हारा ये जो आता है डिस्टेंस जो होता है दैट इज फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। ओके ओके चलो, बाकी जो सेम चीज है इसका थोड़ा सा ना रिवीजन उसमें उसके अंदर करना, प्रैक्टिस जो होता है ना सेशन होता है उसके अंदर, एंड वी विल कंटिन्यू विद, हाँ, और स्ट्रेट लाइन को ही कंटिन्यू करेंगे हम, और क्या। सर हाँ सर, सो जो रीडिंग मटेरियल होगा वो भी मिलेगा? क्या चीज? स्टडी मटेरियल सर, मतलब टेक्स्ट बुक जैसा सर, मॉड्यूल। हाँ हाँ, जो मैं हार्ड कॉपी है वो तुमको थोड़े दिन बाद में दे देंगे। एक पीडीएफ तो मैं ग्रुप पे डाल दिया होगा ना? कॉपी है क्या सर उसकी, पीडीएफ कॉपी? हाँ तो एक जो है ना पीडीएफ है ना, ग्रुप पे नहीं डाला क्या अभी तक? नहीं, केमिस्ट्री का है सर। नहीं सर। ठीक है, मैं अभी डालता हूँ। एक है ना वो है जिसके अंदर वेक्टर और कैलकुलस है, तो कैलकुलस उसके अंदर चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो अभी डाल देता हूँ मैं ये लेक्चर नोट्स भी और तुम्हारा वो पीडीएफ भी। ओके चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।